हाय दोस्तों, मैं श्री कृष्ण दुबे। जैसा कि आप जानते हो, मेरा प्रतिदिन 20 मिनट्स का लेक्चर होता है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जिसको देख करके, जिसको अटेंड करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसलिए आज मैं आपको फिजिक्स में किरचॉफ्स के नियम के बारे में कुछ बताऊंगा और इसके बारे में समझते हैं। तो किरचॉफ्स ने सन 1842 ईस्वी में ये दो सर्किट से संबंधित, मतलब परिपथ से संबंधित दो नियम दिए, और उस नियम में हम किसी भी जटिल से जटिल परिपथ को आई जे आई और आर ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए किरचॉफ्स का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ्स का प्रथम नियम को कहा जाता है संधि का नियम। संधि का नियम संधि का नियम संधि मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन का नियम, जंक्शन का नियम, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल के बारे में अगर बात करते हैं तो किरचॉफ्स के नियमानुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बिंदु मतलब ये था पॉइंट। समझो कि यह एक जो है एक पॉइंट है, इस पर जो है आने वाली धारा तथा इस पॉइंट से दूर जाने वाली धारा। समझो कि इसमें आई धारा आ रही है, ये धारा I1 दूर जा रही है, I2 दूर जा रही है, I3 और दूर जा रही है। तो इसका मतलब जो होगा I इक्वल टू हो जाएगा -I1 -I2 I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरह अगर बात करें तो I इसको इधर लाएंगे तो -I1 -I2 -I3 इक्वल टू 0, अर्थात इसी को हम लिख देते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0। तो किरचॉफ्स के द्वितीय नियम के अनुसार किरचॉफ्स का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम में तो आप लोग मालूम हो गया कि संधि का नियम है। संधि के नियम को जंक्शन रूल भी कहा जाता है। सिग्मा I इक्वल टू 0 मतलब किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो I इक्वल टू I1। अब ऐसे हम लोग अगर कंसीडर करें कि जो संधि की ओर आने वाली धारा होगी उसको पॉजिटिव लिखा जाता है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को निगेटिव साइन दिया जाता है। इसलिए I इक्वल टू -I1 I2 सबको जोड़ने पर सिग्मा I इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यह किरचॉफ्स का प्रथम नियम था। अब आपको द्वितीय नियम के बारे में बताया जाएगा। जो द्वितीय नियम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा नियम। तो किरचॉफ्स की दूसरा नियम होता है, किसी नियम को कहा जाता है लूप रूल। तो लूप रूल की बात अगर करते हैं तो रूल की बात करते हैं, मतलब इसी को कहते हैं पास का नियम। पास मतलब होता है कि एक बंद परिपथ। अब समझो कि जैसे मान लिया जाए कि यह एक जो है बंद परिपथ है, इसमें जो है E1 एक सेल लगा हुआ है और उसके बाद ये जो है यहाँ पर एक E2 सेल लगा हुआ है और यहाँ पर एक प्रतिरोध है, और इस तरह जो है तीसरा प्रतिरोध आपका यहाँ है, और ये जो है। अब इसी के बारे में हमको बताना है कि समझो ये सेल है, इसमें बहने वाली धारा I1 है, यहाँ पर बहने वाली धारा I1 है, ये E2 है, यहाँ पर बहने वाली धारा I2 है, तो यहाँ पर I1 जाएगा इधर से। अगर इसका प्रतिरोध R1 R2 और R3 कंसीडर किया जाए तो किरचॉफ्स के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, मतलब I1 और R1, I1 धारा इसमें बहेगी तो इसका गुणनफल, किसी लूप में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा I इंटू R बराबर किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल के बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि यह इसका द्वितीय नियम है। तो अब समझो कि यहाँ पर I1 धारा बह रही है, इधर से इसे जा रही I1 धारा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। इस तरह अगर हम क्या करते हैं, मेष 1 की बात करते हैं। मेष वन मतलब ये पहला वाला बंद पास।
तो इसमें अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, I1R1 I1R1 ऐसे जाएगा। उसके बाद देखो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए हो जाएगा -I2R2 इज इक्वल टू आ जाएगा, एक इधर लगा और एक इधर लगा होता जाएगा E1 माइनस E2। तो एक इक्वेशन आपका ये होगा। और अगर सेकेंड की बात करें तो मेष सेकेंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर I2 इसमें जा रहा है तो क्या हो जाएगा I2R2 प्लस I1 प्लस I2R3 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसमें केवल एक ही विद्युत भाग वाला, इसलिए ये क्या हो गया E2। इस तरह आपका जो है ये सेकेंड रूल। तो ये दोनों रूल के द्वारा हम आई के और आर का गुणनफल जो है इसके वैद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। यही किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतिरोधों का संयोजन। तो अब मैं आपको बताऊंगा प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कोई भी परिपथ होता है उसमें प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। उनको जोड़ने के मुख्यतः दो रूल होते हैं। एक रूल को कहा जाता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम। इसको कहा जाता है इन सीरीज। तो किसी भी प्रतिरोध को हम जो है श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी क्रम मतलब होता है कि एक के बाद 1 बाई 1, मतलब समझो कि एक है आपका प्रतिरोध है और इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, एक सेल है, तो एक सेल के बाद जो है हमने इसमें एक प्रतिरोध लगा दिया और फिर जो है दूसरा प्रतिरोध लगा दिया और इस तरह हम जो है तीसरा प्रतिरोध लगा दिए और यहाँ पर जो है, तो चलो ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी और ये क्या आ गया, डी हो गया। इसमें ई इसका वैद्युत वाहक बल है समझो। तो ई इसका वैद्युत वाहक बल, इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, आई। तो आई धारा इसमें से प्रवाहित हो रही, फ्लो हो रही। अगर इसको R1 कहें, इसको R2 कहें, इसको क्या कहें, R3 कहें। तो हम जानते हैं, माना किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में कई प्रतिरोध लगे हुए हैं, यदि इनकी प्रतिरोधकता क्रमशः R1, R2, R3 और R' हो और इसमें बहने वाली धारा I हो, तब आप जानते हो कि कोई भी, अगर इसका विभवांतर की बात करें, किसकी बात करें, विभवांतर की बात करें, तो यहाँ का जो विभवांतर होगा वह V1 होगा, यहाँ का विभवांतर क्या होगा, V2 होगा, यहाँ का विभवांतर क्या होगा, V3 होगा। तो अगर हम सभी विभवांतर की बात करें तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn हो जाएगा। परंतु ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से हम जो जानते हैं V बराबर I इंटू आर। तो इसी को रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I इंटू आर, यहाँ पर हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि I तो सब में भरा है, बस प्रतिरोध चेंज हो रहा है। तो I इंटू R2, I इंटू R3 डैश डैश I इंटू क्या हो जाएगा, Rn। यहाँ पर I इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर, आई कामन ले लेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn हो जाएगा। तो आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn। अर्थात किसी भी परिपथ में अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किसी भी परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध R होगा वह उन सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। अर्थात R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाया गया है, तो इसका मतलब उस परिपथ का प्रतिरोध बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी प्रतिरोधों को जोड़ने पर जो प्रतिरोध आएगा वही उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध माना जाता है। इस तरह अब हम लोग आपको बताएंगे सेकेंड आपका समांतर क्रम। तो अब सेलों को जो है समांतर क्रम में अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम मतलब होता है कि अगर समझो कि दो पॉइंट्स, अब ये समझो कि एक आपका जो है इसमें सेल लगा हुआ है और इस प्रकार ये जो है आए हैं नीचे, तो इनको हम जो है समांतर क्रम में कई प्रतिरोधों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध आपका ये हो गया,
दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध ये आ गया, चौथा प्रतिरोध। इस तरह हम कई प्रतिरोधों को क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समझो यहाँ पर ए और दूसरा भी है, इनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 और डैश डैश RN की बात करें तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगा, I। यहाँ भी धारा I, लेकिन ये धारा जब यहाँ पर जाएगा तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें बहने वाली धारा I1, I2, I3 इस तरह हो जाएगा, लेकिन दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर होता है वह V ही रहेगा। तो समांतर क्रम में जब हम कई प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसमें बहने वाली धाराओं का मान, उसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाता है, उसमें बहने वाली धारा का मान अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका विभवांतर क्या होता है, सेम होता है, विभवांतर वही रहता है। तो हम समांतर क्रम को ये कह सकते हैं, जब ए से बी तक जाने के लिए एक से अधिक रास्ता प्राप्त हो, एक देखो दूसरा इधर से भी, इधर किसी से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हो, तो इस प्रकार के क्रम को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जब माना किसी परिपथ में कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि इनका प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 हो तो इसमें बहने वाली धारा I हो, तो इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2, I3 और IN होगा। इस प्रकार अगर हम I की बात करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश डैश IN। परंतु ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो पुट द वैल्यू ऑफ I इन गिवन इक्वेशन, तो V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो V तो सबके लिए सेम है, तो V तो सब में रहेगा, तो V अपॉन यहाँ पर R1, इसके लिए R1 हो गया, दूसरा V अपॉन क्या हो गया, R2 हो गया, तीसरे के लिए V अपॉन क्या हो गया, R3 हो गया, और इस तरफ V अपॉन क्या आ जाएगा, RN हो जाएगा। तो V को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R, 1 अपॉन R। अब V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश 1 अपॉन क्या हो जाएगा, RN हो जाएगा V से, और ये V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 डैश डैश 1/RN होगा। अर्थात अगर किसी भी परिपथ में अगर हम कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा वह उन सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कम होगा। क्योंकि उनका व्युत्क्रम, सभी का व्युत्क्रम जुड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम जोड़ने पर उसका मान कम आएगा, और इस तरह कुल प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अब इन दोनों विधियों से हमको ये पता चलता है कि जब किसी भी परिपथ को, किसी भी कई प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा आएगा, और किसी भी प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कम आएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम किसी भी परिपथ में ज़्यादा करंट हमको चाहिए, ज़्यादा धारा की मान चाहिए, तो उसमें लगे जितने भी उपकरण हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और यही कारण है कि जो घरों का वायरिंग किया जाता है वह समांतर क्रम में ही किया जाता है। और अगर सपोज करो कि कभी आपके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो, धारा का मान ज़्यादा आ रहा है, करंट अधिक आ रहा है, तो उस समय हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, जितने भी कंडक्टर हैं, जितने भी प्रतिरोध इनको कहा जा सकता है, इनको समांतर क्रम में क्या कर देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। उस समय इनके रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहिए। धारा का मान कम होगा जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अर्थात उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ करके और हम जो है कम धारा पर अपने काम को कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग आपका है वो वैद्युत के सेलों का संयोजन की बात कर रहे हैं। वैद्युत सेलों का संयोजन, सेलों के संयोजन से पहले हम आपको एक न्यूमेरिकल इस पर करा देते हैं, जो कि इस एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। समझा जाए जरा। समझो कि एक परिपथ है, तो उस परिपथ में इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक प्रतिरोध इधर है और उसके बाद ये डी है,
एक प्रतिरोध इधर है, अगर समझा जाए ये C है और यहाँ पर एक प्रतिरोध है और इस तरह यहाँ पर एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध इनके बीच से आया हुआ है। A हो गया, B हो गया, A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। चलो मान लेते हैं कि 4 ओम का प्रतिरोध इधर है, 6 ओम का प्रतिरोध इधर है और 5 ओम का प्रतिरोध ये है, 10 ओम का प्रतिरोध ए है और 10 ओम का प्रतिरोध ए, 4 ओम ए। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये 2005 का क्वेश्चन भी है आपका। तो इस प्रकार ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है हमको। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ए डी व डी सी के बीच 4 ओम और 6 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो रेजिस्टेंस R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 4 + 6, 6 4 10 ओम आ गया, ये 10 ओम। अब 10 ओम के साथ जो ये प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में होगा, तो इसलिए जो अब क्या लिखेंगे, 10 ओम के साथ ये जो विकर्ण है AC का प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो है इसको अगर R2 माने तो 1/R2 = 1/10 + 1/10 अर्थ आ जाएगा 2/10। R2 = आ जाएगा 10/2 पंचे 10 मतलब 5 ओम आ जाएगा। तो R2 = क्या आ गया, 5 ओम। तो जब ये 5 ओम आ गया तो अब जो 5 ओम के साथ 5 ओम इसका, आप देखो इस पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 5 ओम आ गया। इसका 5 ओम के साथ अगर इसको हम करते हैं तो ये किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो 5 ओम के साथ अगर हम बात करते हैं तो इसको R3 कंसीडर करते हैं, तो R3 = हो जाएगा 5 ओम + 5 ओम, तो फिर ये मेरा आ जाएगा 10 ओम। अब 10 ओम के साथ जो नेक्स्ट AB है, अब इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो गया, लेकिन अभी ये 10 ओम बाकी है। तो 10 ओम जो है इसके समांतर क्रम में है, तब इसका जो प्रतिरोध होगा 1/R = 1/10 + 1/10 अर्थात 2/10। जब 2/10 होगा तो R = अगर हम निकालते हैं तो 10 बटे क्या आ जाएगा, 2, 2 पंचे 10। इस प्रकार ये 5 ओम प्रतिरोध हमारा आता है। तो हम जो है इस प्रकार के परिपथों में किसी भी क्वेश्चन को समांतर और श्रेणी क्रम के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो देखो इस तरह जो है हमारा 5 ओम 10 ओम इस तरह का अगर प्रतिरोध लगा है, तो हम अगर एक ही लाइन में आने वाले जो प्रतिरोध होंगे, एक ही लाइन में आने वाले प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, उसके बाद दूसरी लाइन में आने वाले प्रतिरोध समांतर क्रम, फिर इन पूरे को ये तुल्य प्रतिरोध आने के बाद ये श्रेणी क्रम, और यहाँ से यहाँ तक जाने का एक रास्ता, इसको दूसरी रास्ता कंसीडर करें तो ये और ये किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में होगा। और इस प्रकार हम जो है आसानी से, मतलब बिना कुछ किए आराम से निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन के 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक आता है। तो हाय दोस्तों, आज का वीडियो जो है हमारा इस पर समाप्त होता है। और अब जो है हम जो कल का वीडियो बनाएंगे वह सेलों के संयोजन से बनाएंगे। सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है और उनको जोड़ने से हमको लाभ क्या होगा, और सेलों को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें या मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। तो ये सब प्रकार अब हम कल आपको बताएंगे। ओके, ठीक है, गुड बाय।